हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट सोमा। तो कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? अगर आपको मेरी ये कहानी ज़रा भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुरू करते हैं कहानी का पार्ट 33। दो दिल हुए एक। संजना के इस तरह वापस आने से सभी हैरान थे। संजना अपनी उस रंगीन दुनिया से वापस आ गई थी, क्योंकि हर फील्ड में शक्ल के साथ साथ मेहनत भी ज़रूरी होती है। पर संजना को अपनी खूबसूरती पर इतना घमंड था कि उसने सोचा अगर वह मॉडलिंग की दुनिया में जाएगी तो सब उसकी खूबसूरती देखकर ही उसे काम दे देंगे। पर वह यह नहीं जानती थी कि खूबसूरती के दम पर वह कुछ प्रोजेक्ट तो हासिल कर सकती है, पर आगे उसे काम मिलेगा या नहीं यह उसकी मेहनत पर निर्भर करता है। और मेहनत करना उसने सीखा ही नहीं था, क्योंकि उसके कहते ही हर चीज उसके सामने आ जाती थी। इसलिए आज तक उसे किसी भी चीज के लिए मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। कुछ ही दिनों में संजना को समझ आ गया कि मॉडलिंग की दुनिया जितनी रंगीन दिखती है उतनी ही अंदर से काली है। इसलिए वह वापस अपनी ऐशो आराम की दुनिया में लौट आई। संजना के वापस आते ही विद्या जी ने उसे बता दिया कि रुद्र भी शादी छोड़कर चला गया था और उसके पास अब भी मौका है रुद्र की पत्नी बनने का। संजना को भी समझ आ गया कि एक बड़े बिजनेसमैन की पत्नी बनकर जितना फेम और पैसा वह हासिल कर सकती है उतना एक मॉडल बनकर नहीं कर सकती। इसलिए वह भी रुद्र के करीब जाने का मौका ढूंढने लगी। पर अचानक ही विद्या जी को पता चला कि रुद्र ने प्रिया से शादी कर ली। तो उन्होंने संजना से कह दिया कि अब वह रुद्र के सपने देखना छोड़ दे, क्योंकि रुद्र अब उसकी बहन का पति है। पर संजना तो जैसे रुद्र को पाने की जिद करके ही बैठ गई। वह किसी भी कीमत पर रुद्र को पाना चाहती थी, चाहे इसके लिए उसे अपनी बहन का घर ही क्यों न बर्बाद करना पड़े। इसलिए आज संजना एक ब्लैक कलर की ड्रेस पहनकर आई थी, जिसमें वह काफी हॉट लग रही थी। संजना को देखकर पूरा प्रताप परिवार हैरान था। उनकी नजरों में संजना एक ऐसी लड़की थी जो अपनी ही शादी छोड़कर भाग गई। रुद्र तो संजना को देखकर आग बबूला हो गया। उसका बस चलता तो वह अभी इसी वक्त इस लड़की को उठाकर यहाँ से बाहर फिकवा देता। पर इतने सारे मेहमानों के सामने वह कोई तमाशा नहीं करना चाहता था, इसलिए वह चुप रहा। संजना बड़ी अदा से चलते हुए स्टेज पर आई और रुद्र और प्रिया को कांग्रेचुलेशन बोलकर प्रिया के गले लग गई। प्रिया भी अपनी बहन को देखकर खुश थी, पर वह यह नहीं जानती थी कि संजना यहाँ उसकी जिंदगी में जहर घोलने आई है। वह धीरे से प्रिया के कान में बोली, बेशक तुम रुद्र के बच्चे की माँ बनने वाली हो, पर उसकी पसंद आज भी मैं ही हूँ। तभी तो मेरे जाने के बाद भी वह शादी छोड़कर चला गया, और आज उसने तुमसे शादी सिर्फ इसलिए की है क्योंकि तुम उसके बच्चे की माँ बनने वाली हो। उसके लिए तुम सिर्फ उसके बच्चे की माँ हो। देखो, अब भी वह तुम्हें छोड़कर सिर्फ मुझे ही देख रहा है। यह कहकर वह प्रिया से अलग हुई और नीचे आ गई। प्रिया तो उसकी बातें सुनकर शॉक्ड हो जाती है। उसे यकीन नहीं होता यह उसकी ही बहन है जो उसके ही पति पर नजर डाल रही है। प्रिया अचानक से रुद्र की तरफ देखती है तो रुद्र वाकई में संजना को ही देख रहा था। संजना की बातों का प्रिया पर इतना असर होता है कि वह यह भी नहीं देख पाती कि रुद्र गुस्से में संजना को देख रहा है। संजना खड़े खड़े मुस्कुरा रही थी और रुद्र को उसकी मुस्कुराहट देखकर और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वहीं प्रिया रुद्र को देखकर यही सोच रही थी कि शायद संजना सही कह रही है। रुद्र ने एक बार भी प्रिया से नहीं कहा कि वह प्रिया को पसंद करता है, बल्कि उसने हमेशा प्रिया से यही कहा कि वह उसके बच्चे का पता है, इसलिए वह प्रिया से शादी कर रहा है। यह सोचकर वह मन ही मन दुखी हो जाती है। संजना प्रिया के चेहरे को देखकर समझ गई कि उसका तीर निशाने पर लगा है, और अब वह धीरे धीरे प्रिया को रुद्र से अलग कर देगी और खुद उसकी जिंदगी में आ जाएगी। इस पार्टी में जानवी भी आई हुई थी। आज उसने एक लॉन्ग फ्रॉक पहन रखा था जिसमें वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। हर्षित तो जानवी को देखकर अपने दिल पर हाथ रखकर कहता है, इंडियन आउटफिट में तो यह बिल्कुल कमाल लगती है। आदित्य उससे बोला, यही मौका है, आज तो किसी भी तरह इससे अपने दिल की बात बता दे, फिर जो भी होगा देखा जाएगा। हर्षित भी पूरे जोश में बोला, तू सही कह रहा है, आज मैं इसे अपने दिल की बात बताकर ही रहूंगा। वह पूरे जोश में जानवी के पास जाता है, पर जानवी के पास पहुंचते ही उसका सारा जोश ठंडा पड़ गया और वह जानवी के पास से निकलकर आगे चला गया।
जानवी जब हर्षित को अपने पास आता देखती है तो उसे लगा कि हर्षित उससे बात करने आ रहा है, पर जब हर्षित उसके पास से आगे निकल गया तो जानवी का मुंह लटक गया। उसे अब तक समझ नहीं आया कि हर्षित का उसे इस तरह इग्नोर करना उसे इतना बुरा क्यों लग रहा है, पर वह इस बारे में ज्यादा नहीं सोचती और ईशानी के साथ बिजी हो जाती है। हर्षित अपना मुंह लटकाए आदित्य के पास वापस आया और बोला, भाई इतने लोगों के सामने मैं कैसे अपने दिल की बात बोलूं? जैसे वह बात बात पर लड़ने बैठ जाती है, कहीं यहाँ सबके सामने मुझे मारने ना बैठ जाए। अगर ऐसा हुआ तो मेरी सारी इज्जत का कचरा हो जाएगा। आदित्य कुछ सोचते हुए बोला, ऐसा कर तो टेरिस पर जा, मैं किसी तरह जानवी को वहां भेजता हूँ, तब तू आराम से अपने इज्जत का कचरा करवा लेना। हर्षित आदित्य की बात सुनकर उसे घूरने लगा। आदित्य हंसते हुए बोला, मजाक कर रहा हूँ, तू आराम से अपने दिल की बात उसे बता देना। हर्षित आदित्य की बात मानकर टेरिस पर चला गया और आदित्य जानवी और ईशानी के पास पहुंचकर पूछने लगा, क्या तुमने हर्षित को देखा है? ईशानी मना करते हुए बोली, नहीं मैंने तो नहीं देखा। फिर वह जानवी से पूछता है तो जानवी भी मना कर देती है। आदित्य परेशान होते हुए बोला, यह हर्षित बिना बिना बताए ना जाने कहाँ चला गया। मेरे कुछ बिजनेस पार्टनर्स उसके बारे में पूछ रहे थे, अब कहाँ ढूंढूं इसे? ईशानी बोली, कोई बात नहीं, मैं देखकर आती हूँ। यह कहकर जैसे ही वह जाने लगी, आदित्य उसे रोकते हुए बोला, अगर तुम चली गई तो मेहमानों को कौन देखेगा? आखिर तुम इस घर की बहू हो, तो तुम ऐसे नहीं जा सकती और मैं भी नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे भी मेहमानों को देखना है। अब किसे हर्षित को ढूंढने भेजूं? यह बोलकर वह जानवी की तरफ देखने लगा। जानवी उसकी परेशानी समझते हुए बोली, कोई बात नहीं, आप दोनों यहीं रुको, मैं देखकर आती हूँ। यह कहकर वह जैसे ही जाने लगी, आदित्य उससे बोला, टेरिस पर देख लेना। अक्सर वह टेरिस पर चला जाता है। जानवी आदित्य की बात सुनकर टेरिस पर चली गई। जैसे ही जानवी टेरिस पर पहुंची, उसे हर्षित सामने चांद को देखता हुआ दिखाई दिया। वह भी चुपचाप जाकर हर्षित की बगल में खड़ी हो गई। हर्षित बड़े गौर से चांद को देख रहा था। जानवी धीरे से उससे पूछती है, क्या देख रहे हो? हर्षित बिना उसकी तरफ देखे कहता है, देख रहा हूँ, यह चांद ज्यादा खूबसूरत है या मेरा चांद ज्यादा खूबसूरत है? जानवी को उसकी बातें का मतलब समझ नहीं आता। वह पूछने लगी, आपका चांद? क्या आपके पास भी कोई चांद है? हर्षित जानवी की तरफ देखते हुए बोला, है ना, वह चांद जिसे मैं प्यार करता हूँ। जानवी जब सुनती है कि हर्षित किसी से प्यार करता है तो एक टीस सी उसके दिल में उठती है। वह आसमान के चांद को देखते हुए पूछने लगी, क्या वाकई आपका चांद इस चांद से भी ज्यादा खूबसूरत है? हर्षित जानवी के पास आते हुए बोला, बिल्कुल, क्योंकि मेरा चांद मेरे पास है। यह कहकर वह जानवी को अपनी ओर घुमाता है। जानवी हर्षित के ऐसा करने से उसकी आंखों में देखने लगी, जहां आज उसे अलग ही एहसास दिख रहे थे, जिससे वह ज्यादा देर हर्षित की आंखों में न देख सकी और अपनी पलकें झुका लेती है। हर्षित उसकी इस अदा पर मुस्कुरा कर बोला, और मेरा चांद मेरे सामने है जिससे मैं प्यार करता हूँ। यह सुनते ही जानवी हैरानी से हर्षित को देखने लगी। हर्षित जानवी का हाथ पकड़कर बोला, पता नहीं कब, कहाँ, कैसे, लड़ते झगड़ते, रूठते मनाते मुझे तुमसे प्यार हो गया और मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। मेरी हर धड़कन, हर सांस पर तुम्हारा नाम लिखना चाहता हूँ। फिर वह अपने घुटनों पर बैठकर जानवी से कहता है, आई लव यू जानवी। जानवी तो उसका लव कन्फेशन सुनकर हैरान हो जाती है। उसे समझ नहीं आया कि कहीं वह खुली आंखों से सपना तो नहीं देख रही। जब जानवी कुछ नहीं कहती तो हर्षित वापस खड़े होते हुए बोला, जानवी कुछ तो बोलो। जानवी हर्षित के हाथों से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? देखो, मैंने तुम्हारे बारे में कभी ऐसा नहीं सोचा, और वैसे भी मैं वहीं शादी करूंगी जहां मेरे पापा कहेंगे। इसलिए मैं इन प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती। आगे से कभी भी मुझसे इस तरह की बात मत करना। यह कहकर वह वहां से चली गई। हर्षित अपने खाली हाथों को देखता रहा, फिर उस तरफ देखता है जहां जानवी गई थी। जानवी नीचे आकर ईशानी से बोली, पापा की कॉल आई थी, इसलिए मुझे जाना होगा। यह कहकर वह फौरन वहां से निकल गई। जानवी को इतनी हड़बड़ी में जाता देख आदित्य कुछ सोचने लगा। फिर वह जल्दी से टेरिस पर गया जहां हर्षित दीवार से टिककर बैठा हुआ था।
हर्षित का बुझा हुआ चेहरा और जानवी की हड़बड़ाहट देखकर आदित्य समझ गया कि जानवी ने हर्षित को इनकार कर दिया है। वह भी चुपचाप हर्षित की बगल में आकर बैठ गया। हर्षित जब आदित्य को अपने पास बैठा देखता है तो झट से उसके गले लग गया। आदित्य भी उसकी पीठ पर हाथ रखकर उसे तसल्ली दे रहा था। इस वक्त हर्षित को एक कंधे की जरूरत थी जिस पर सिर रखकर वह अपना दुख कम कर सके, और आदित्य ही इस दुख की घड़ी में उसका वह कंधा बन सकता था। पार्टी खत्म हो जाने के बाद प्रिया कमरे में आकर बेड पर बैठ गई और संजना की बातों के बारे में सोचने लगी। उन बातों के बारे में सोचते सोचते कब उसकी आंखों में आंसू आ गए उसे पता ही नहीं चला, और वह रोते रोते वहीं सो गई। सभी मेहमानों के जाने के बाद जब रुद्र अपने कमरे में आया तो प्रिया सो रही थी। रुद्र भी चुपचाप अपने कपड़े चेंज करके लेट गया। काफी थका होने के कारण वह जल्दी ही नींद के आगोश में चला गया। रुद्र के सोते ही प्रिया अपनी आंखें खोलकर रुद्र को देखने लगी। उसे लगता है रुद्र उससे प्यार नहीं करता, तभी तो कल भी और आज भी वह चुपचाप कमरे में आकर सो गया। शायद वह प्रिया के पास ही नहीं आना चाहता, तभी तो शादी के बाद भी उसके उनके बीच पति पत्नी वाला कोई संबंध नहीं बना। वह दुखी होकर फिर से रोने लगी। उसके रोने की आवाज कहीं रुद्र सुन ना ले, इसलिए वह उठकर बालकनी में चली गई। बाहर की ठंडी हवाएं भी उसके दिल के दर्द को कम नहीं कर पा रही थी। सुबह जब रुद्र की आंख खुली तो उसे प्रिया बेड पर नहीं दिखती। वह उठकर बाथरूम की तरफ जाता है पर प्रिया वहां भी नहीं होती। रुद्र घड़ी की तरफ देखता है जहां सुबह के 5 बजे थे। वह पूरे कमरे में प्रिया को देखने लगा। तब उसकी नजर बालकनी में गई जहां एक झूले पर प्रिया सिकुड़कर सो रही थी। रुद्र फौरन बालकनी में गया और प्रिया को अपनी गोद में उठाकर लाया और बेड पर लेटा दिया। रुद्र गौर से प्रिया को चेहरे को देखने लगा जहां आंसुओं के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। रुद्र सोचने लगा, आखिर ऐसी भी क्या बात है जो यह रो रही थी, मुझे इससे बात करनी होगी। रुद्र प्रिया को अपने सीने से लगा लेता है। काफी देर तक बाहर रहने से प्रिया की बॉडी ठंडी हो गई थी। रुद्र की बाहों का स्पर्श प्रिया को गर्माहट दे रहा था, इसलिए वह और भी ज्यादा रुद्र के करीब हो गई। अब उसकी गर्म सांसें रुद्र को अपने सीने पर महसूस हो रही थी। प्रिया की इतनी करीबी रुद्र के दिल की धड़कनों को बेकाबू होने पर मजबूर कर रही थी। रुद्र धीरे धीरे प्रिया के होठों की तरफ बढ़ने लगा, पर जैसे ही उसके होठ प्रिया के होठों को छूने वाले थे वह रुक गया। उसने अपने मन में सोचा, जब हम पहली बार एक दूसरे के करीब आए तब भी ये होश में नहीं थी, मगर अब जब भी हम अपने रिश्ते की शुरुआत करेंगे तो मैं चाहता हूँ कि यह अपने पूरे होशो हवास में हो, यहाँ तक कि नींद में भी ना हो। इसलिए मैं सही वक्त का इंतजार करूंगा। यही सोचकर वह अपने होठ प्रिया के माथे पर रख देता है। थोड़ी देर बाद रुद्र उठकर अपनी एक्सरसाइज करने चला गया। जब प्रिया की आंख खुली तो अपने आप को बेड पर देखकर वह हैरान रह गई। तभी उसे रुद्र की आवाज आई, उठ गई तुम? रात को बालकनी में क्या कर रही थी? अगर तुम्हें ठंड लग जाती तो? उसकी बातें सुनकर प्रिया को लगता है जैसे रुद्र उससे यह कहना चाहता है कि इस वजह से उसका बच्चा बीमार पड़ सकता था। वह कहते हैं ना, जो बात हमारे दिमाग में चल रही हो, हमें अपने आसपास भी सभी चीजें उससे ही जुड़ी हुई लगती हैं। प्रिया भी उसकी बात सुनकर चिढ़ते हुए बोली, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने बच्चे का पूरा ध्यान रखूंगी। वह आपके बच्चे पर ज्यादा जोर देती है। रुद्र उसकी बात सुनकर बोला, ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं तो बस कह रहा था कि इसके आगे वह कुछ बोलता। तभी प्रिया थोड़ा गुस्से में बोली, कोई जरूरत नहीं मेरे लिए परेशान होने की, मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ। यह कहकर वह बाथरूम में घुस गई और जोर से दरवाजा बंद कर लेती है। रुद्र तो बस उसे जाते हुए ही देखता रहा। उसे समझ नहीं आता आखिर प्रिया को हुआ क्या है। कुछ देर बाद सभी नीचे डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। पूर्णिमा जी रुद्र से कहती हैं, आज उसे प्रिया को लेकर उसके घर जाना है ताकि पग फेरे की रस्म पूरी हो सके। रुद्र प्रिया को लेकर दीवान हाउस के लिए निकल गया। पूरे रास्ते रुद्र प्रिया से बात करने की कोशिश करता रहा, पर प्रिया उसकी किसी भी बात का सीधा जवाब नहीं देती। प्रिया की बातें सुनकर रुद्र को भी गुस्सा आ गया। अब वह भी प्रिया से कोई बात नहीं करता। जब वे दोनों दीवान हाउस पहुंचे तो वहां सभी ने उनका स्वागत किया, पर संजना कुछ ज्यादा ही खुश लग रही थी। सभी अंदर आकर बातें करने लगे। विद्या जी अपने दामाद की खातिरदारी में कोई कसर नहीं छोड़ती, पर संजना के इरादे तो कुछ और ही थे। वह बार बार रुद्र के करीब होने की कोशिश करती, उसे छूने की कोशिश करती, उसे अपने अदाओं से रिझाने की कोशिश करती,
पर रुद्र यहाँ कोई तमाशा नहीं करना चाहता था, क्योंकि यहाँ सभी प्रिया के अपने थे। इसलिए वह चुपचाप संजना की हरकतों को बर्दाश्त कर रहा था। प्रिया काफी देर से नोटिस कर रही थी कि संजना रुद्र के करीब आ रही है और रुद्र उसे मना भी नहीं कर रहा। अब तो उसे पूरा यकीन हो गया कि रुद्र अभी भी संजना को पसंद करता है। वह गुस्से में उठकर बोली, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, और दंदनाती हुई अपने कमरे में चली गई। सभी उसकी इस हरकत पर हैरान हो गए, पर संजना के होठों पर एक जहरीली मुस्कान आ गई। वह भी वहां से उठते हुए बोली, मैं बहुत दिनों बाद प्रिया से मिल रही हूँ, तो मुझे उससे काफी सारी बातें करनी हैं। यह कहकर वह भी प्रिया के कमरे की तरफ चली गई। रुद्र चुपचाप बैठा उन दोनों को जाते हुए देखता रहा। संजना प्रिया के कमरे में आई तो प्रिया बैठी आंसू बहा रही थी। संजना प्रिया पर तरस खाते हुए बोली, मेरी प्यारी बहना, अब क्यों आंसू बहा रही हो? अगर ऐसे इंसान से शादी करोगी जो किसी और को पसंद करता है तो पूरी जिंदगी ऐसे ही आंसू बहाओगी। अब भी वक्त है, रुद्र को छोड़कर चली जाओ, क्योंकि वह तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। उसे सिर्फ इस बच्चे से मतलब है। जब तक तुम उसे उसका बच्चा नहीं दे देती, तब तक तुम उसकी जिंदगी में अहमियत रखती हो। बाद में वह तुम्हें दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल फेंकेगा, तब तुम क्या करोगी? इसलिए अभी भी वक्त है, चली जाओ उसकी जिंदगी से, दूर कर दो इस बच्चे को अपने आप से और शुरू करो अपनी एक नई जिंदगी। तभी एक जोरदार चाटा उसके गाल पर पड़ा। चाटा इतना तेज था कि संजना का चेहरा दूसरी तरफ झुक गया। प्रिया उस पर चिल्लाते हुए बोली, खबरदार, जो मेरे बच्चे के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोला। तुम मेरी बड़ी बहन हो, इसका लिहाज करके मैं चुप थी, पर मेरे बच्चे के बारे में बोलने का तुम्हें कोई हक नहीं। यह मेरा बच्चा है और मैं इसकी माँ। मेरे जीते जी अपने बच्चे पर मैं आँच भी नहीं आने दूंगी। प्रिया का यह गुस्से वाला रूप देखकर संजना घबरा गई और चुपचाप वहां से चली गई। वापस आते समय गाड़ी में शांति थी, न रुद्र कुछ बोल रहा था न प्रिया। तभी प्रिया नोटिस करती है कि रुद्र गाड़ी घर की तरफ न ले जाकर कहीं और ले जा रहा है। वह पूछती है, यह हम कहाँ जा रहे हैं? यह रास्ता तो घर की तरफ नहीं जाता। पर रुद्र उसे कोई जवाब नहीं देता और गाड़ी अपने फार्म हाउस पर जाकर रुकता है। प्रिया हैरानी से उसे देखने लगी। उसे समझ नहीं आता कि रुद्र उसे लेकर यहाँ क्यों आया है। प्रिया जैसे ही कुछ बोलने वाली होती है, रुद्र उसे गाड़ी से नीचे उतारकर फार्म हाउस के उसी कमरे में लाता है जहाँ उन्होंने वह रात साथ बिताई थी। उस कमरे को देखकर प्रिया की यादें ताज़ा हो गई। उसे समझ नहीं आया कि रुद्र क्या करना चाहता है। तभी उसके कानों में रुद्र की आवाज़ आई, कुछ याद आया या मैं याद दिलाऊं? क्या उस दिन तुम्हें एक बार भी यह एहसास हुआ कि मैंने मजबूरी में तुम्हारे साथ रिश्ता जोड़ा था? कभी भी तुम्हें यह एहसास नहीं हुआ कि वह मेरा तुम्हारे लिए प्यार भी हो सकता था? रुद्र की बात सुनकर प्रिया चौंक गई। प्रिया जब गुस्से में अपने कमरे में गई थी तो संजना के जाने के बाद रुद्र भी प्रिया के कमरे की तरफ चला गया। तभी उसने संजना और प्रिया की सारी बातें सुन ली। रुद्र प्रिया से बोला, हाँ सही सुना तुमने, मैं तुम्हें पसंद करने लगा था। तुम्हारी समझदारी, बहादुरी और दूसरों के लिए फिक्र, यही बातें मेरे दिल को छू गई। उस दिन जब तुम इतनी तकलीफ में थी तो मैं अपने प्यार को तकलीफ से बचाने के लिए तुम्हारे करीब आया, पर ना जाने तुम में क्या कशिश थी कि मैं भी तुम्हारे साथ इतना खो गया कि अपना होश ही खो बैठा। अगर अब भी तुम्हें लगता है कि मैंने तुमसे सिर्फ अपने बच्चे के लिए शादी की है तो यह तुम्हारी गलतफहमी है। उस दिन जब मुझे पता चला कि तुम यह देश छोड़कर जा रही हो तो जैसे मेरी सांसें ही रुक गई, पर जब मैंने तुम्हें देखा और अपने गले से लगाया तब जाकर कहीं मुझे मेरी सांसें वापस मिली। और रही बात उस संजना की, तो उस जैसी लड़कियों की तरफ तो मैं देखना भी पसंद नहीं करता। अगर वह तुम्हारी और ईशानी की बहन ना होती तो मैं कब का उस संजना को बर्बाद कर देता। प्रिया तो रुद्र की बातें सुनकर हैरान हो गई। रुद्र बोला, देखो मैं जिस तरह का इंसान हूँ, मुझे प्यार जताना नहीं आता, पर मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि कभी मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा कोई और लड़की नहीं आएगी। मैं दुनिया की सारी खुशियाँ तुम्हें दूंगा। मुझ पर और मेरी हर सांस पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही हक होगा। रुद्र की इतनी प्यार भरी बातें सुनकर प्रिया की सारी गलतफहमियां दूर हो गई। वह दौड़कर रुद्र के सीने से लग गई। रुद्र ने भी कसकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। काफी देर तक दोनों यूं ही एक दूसरे के गले लगे रहे। फिर रुद्र प्रिया के चेहरे को देखने लगा। वह धीरे धीरे उसके होठों पर अपने होठ रखकर उसे प्यार से किस करने लगा। उसकी यह किस काफी देर तक चली।
रुद्रप्रिया के होठों से अलग हुआ और उसे अपनी गोद में उठाकर बेड पर ले आया। थोड़ी देर में ही दोनों सारे गिले शिकवे भूलकर प्यार की वादियों में खो गए। आज असल मायनों में उनके प्यार की शुरुआत हुई थी और उन दोनों ने ही अपने प्यार के इम्तिहानों को पास कर लिया था। क्या यह हर्षित और जाह्नवी के प्यार का अंत था या एक नए एहसास का आगाज? जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको कहानी का यह भाग? प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।